गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका आधा पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं और आधा हमारा बाकी था, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रख दूंगी। आप पहले वो देखें और फिर ये देखें। चलिए तो हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो आज हम करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, डिफरेंस अमंग टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। मैं आपको पहले वाले वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है और कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल। तो आज बात करते हैं कि इन तीनों लेवल्स में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले अपनी बुक में। चलिए, तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है मैनेजमेंट, इसकी आपको, अब आप 12th में आ गए तो आपको डायरेक्ट डिफरेंस स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस के हेडिंग्स लिखना है कि डिफरेंस, नेचर ऑफ डिफरेंस लिख दीजिए या हेडिंग ऑफ डिफरेंस लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है हेडिंग का या नेचर ऑफ डिफरेंस का, और फिर आपको जिन जिन चीजों में डिफरेंस रखना है उसके कॉलम बनाने हैं। यहाँ 3 में रखना है, इसलिए 3 कॉलम। तो ये आप 12th स्टैंडर्ड में ये ध्यान रखें, आप कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज में डिफरेंस लिखते हैं तो आप वहां पे हेडिंग या नेचर ऑफ डिफरेंस जरूर लिखें। तो सबसे बात करते हैं, पहला पॉइंट है डिफरेंस का, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या है, प्रपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर, एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस। यानी मैनेजमेंट का प्रपोर्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काम क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट में प्रपोर्शन ज्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, कम होता है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस, मैनेजमेंट में लेस होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इट इज मोर। फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट का, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू लेस, वहां पे मैनेजमेंट में आप बहुत कम पार्ट ले सकते हो क्योंकि आप बॉटम लेवल सुपरवाइजर्स हो, और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा, क्योंकि काम ही आपको करवाना होता है, काम ही आपको ध्यान रखना होता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम होगा। बात करते हैं कौन कौन इंक्लूड होता है, ये तो मैं आपको पहले ही कितनी बार बता चुकी हूँ। तो वो जो हमने डायग्राम पढ़ा था ट्राइंगल वाला, वो यहाँ पे ही कवर हुआ है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड्स होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स आर इंक्लूड इन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर आप बात करते हैं इसकी, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कवर होते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर, एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन इट। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन कवर होता है, सुपरवाइजर्स, जॉबर, फॉरमैन्स आर इंक्लूड इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर, दोनों ही क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जबकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कंपैरेटिवली टॉप लेवल से क्या होते हैं, लेस होते हैं। वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट्स ओनली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिस डिपार्टमेंट से लिंक करते हैं उस डिपार्टमेंट तक लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं मिडिल लेवल, बॉटम लेवल मैनेजमेंट की, लीस्ट अथॉरिटी वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू सब डिवीजन ओनली। अथॉरिटी तो बहुत ही कम होती है, एकदम लीस्ट मतलब बिल्कुल कम होती है, जबकि वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपने डिवीजन तक, आपका जो डिपार्टमेंट है वहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सीमित होती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो नंबर ऑफ मेंबर्स, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल। टॉप लेवल पे ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। कंपेयर टू टॉप लेवल, मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडिल लेवल। टॉप लेवल को कंपेयर करते हुए मिडिल लेवल में मेंबर्स ज्यादा होते हैं, और बॉटम लेवल में कंपेयर टू टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, बॉटम लेवल में और ज्यादा होते हैं, देयर आर मोर नंबर इन मेंबर्स। ठीक है, चलो कंपटीशन,
ऑल राउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो आप अगर आप ओनर हो किसी बिजनेस के, अगर आप डायरेक्टर हो किसी बिजनेस के, तो आपके पास सारे पूरे बिजनेस का क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। आप सब कुछ जानना चाहिए, तभी आप ओनर बन सकते हो। फिर अगर आप मिडिल लेवल में हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। और अगर आप बॉटम लेवल में हो तो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर ओन बिजनेस या ओन डिपार्टमेंट। आप जिस सब डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर हो, फॉरमैन हो, तो आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो चलेगा, कंप्यूटेंस। फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। तो दिस लेवल फॉर्मुलेट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो टॉप लेवल क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को और बेसिक जो पॉलिसीज है कंपनी की उनको। मिडिल लेवल क्या करता है, दिस लेवल इंप्लीमेंट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनाई है उनको क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। और नीचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, दिस लेवल इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड डिसीजन फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। टॉप लेवल ने जो बनाई है वो इंप्लीमेंट करेगा मिडिल लेवल, और इंप्लीमेंट के बाद उसके अकॉर्डिंग काम करेगा कौन, नीचे बॉटम लेवल। ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी, तो दिस लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स किसके थ्रू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके अगेंस्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, लीगल प्रोविजंस के अगेंस्ट आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड टॉप लेवल। तो मिडिल लेवल अकाउंटेबल होता है किसके लिए, टॉप लेवल के लिए, और बॉटम लेवल अकाउंटेबल होगा टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल दोनों के लिए। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल आर मोर रिस्की एंड कंपैरेटिवली मोर फार रीचिंग टू लार्ज एक्सटेंट। जो डिसीजन टॉप लेवल पे दिए जाते हैं वो मोर रिस्की होते हैं और कंपैरेटिव लार्ज फार रीचिंग टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लिए जाते हैं। डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की, कम रिस्की होते हैं, एंड फार रीचिंग होते हैं। डिसीजन टेकन बाय बॉटम लेवल आर लेस रिस्की, कम से कम होते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते जिससे फर्म में कुछ इन्वेस्ट करना पड़े या फर्म का बिजनेस एकदम से बदल जाए, ऐसा कोई डिसीजन वो नहीं लेते, इसलिए वो लेस रिस्की होते हैं। अब आज बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। फंक्शंस ऑफ क्लासिफाई किया इन्होंने एज पर डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग। तो आप वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है कि आपको डिफरेंट राइटर्स के बताने हैं, पर इसमें कुछ सेम है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये आपको ज्यादातर सब में दिख ही रहे, तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। तो हम डायरेक्टली चलते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या होता है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है जब आप कोई भी काम करना शुरुआत करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले प्लानिंग करते हैं कि उस काम को आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, आगे कैसे कैरी होगा, और उसका एंड गोल या ऑब्जेक्टिव जो आपने डिसाइड किया है वो आपको कैसे मिलेगा। तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, पास्ट कोई नहीं बदल सकता, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, बट फ्यूचर हम खुद अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। Planning means selection of fact for the expected result। प्लानिंग क्या है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है रिजल्ट, जो आप सोच रहे हो कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए, जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे 12th बोर्ड में 80% चाहिए, तो वो कम मिलेंगे जब अभी से आप उसके लिए प्रॉपरली क्या करो, प्लानिंग करो कि मैं अभी से एटलीस्ट दिन में 5 घंटे 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, ट्यूशन या फिर यूट्यूब से, या आप जहां से भी पढ़ना चाहते हैं वहां से मैं डायरेक्शन लूंगा और उस अकॉर्डिंग अपनी स्टडी चालू कर देता हूँ। तो वो आपकी क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है। और उस सिर्फ प्लानिंग बना के नहीं छोड़ देना है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम भी करना होगा, तभी आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू स्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बैठाना होगा। जैसे आपने डिसाइड किया कि सुबह मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, शाम को मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, बीच वाले में मैं खाना खा लूंगा, खेल लूंगा, नहा लूंगा, ये सब काम करूंगा। तो इन तीनों कामों के बीच में आपको क्या बैठाना पड़ेगा, इंटर रिलेशनशिप बैठाना पड़ेगा। एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटी, और ऑब्जर्व करना पड़ेगा नेसेसरी एक्टिविटी को। फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन, और फोरकास्ट करना पड़ेगा सेम एंटिसिपेशन को।
तो प्लानिंग है, मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। मैनेजमेंट स्टार्ट ही कहां से होती है? प्लानिंग से होती है। मैनेजमेंट का पहला काम ही क्या है कि पहले आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग क्या करो? प्लानिंग करो। When in advance, it is wisely considered what work, work, who will do, when, how, मतलब कैसे काम करना है, कौन करेगा, कितना करेगा, कितने टाइम तक होगा, ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाता है। और हमारा काम कब फिनिश हो जाना चाहिए, ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाता है। अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इट इज नोन एज प्लानिंग। चलो अब मैं इसमें आगे नहीं समझा रही हूँ, आपको पढ़ लेना है, आपको पता ही है प्लानिंग क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक बिजनेस बनाया हमने, तो बिजनेस में सबसे ऊपर होंगे शेयर होल्डर्स, फिर नीचे आते हैं तो उसके नीचे होंगे क्रेडिटर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, फिर उसके नीचे आएंगे तो फोरमैन्स, एम्प्लॉयज, ये सब। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है। जैसे स्कूल का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, तो स्कूल में सबसे ऊपर बनाएंगे हम ट्रस्टीज या डायरेक्टर्स को, ओनर ऑफ द स्कूल, फिर उसके नीचे बनाएंगे प्रिंसिपल्स को, फिर उसके नीचे बनाएंगे टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स, फिर जो पियून्स वगैरह है वो। तो ये क्या है? उस स्कूल का एक स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वर्किंग फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम एक्सेट्रा डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग। और प्लानिंग बनी हुई होगी, ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होगा, पॉलिसीज बनी हुई होगी, प्रोग्राम्स बने होंगे, तभी उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग बनेगी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसी अकॉर्डिंग क्या करोगे? काम करोगे। While executing plan, organization structure is form। जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि हाँ अब मैंने ये प्लान बना लिया, अब मैं इस अकॉर्डिंग काम करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे? फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे कि कौन कौन आपकी हेल्प करेगा, किस किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, ये सब। The activity of the business are divided among different section। एक बिजनेस की एक्टिविटीज को डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया है। एंड वेरियस ग्रुप, और बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा जाता है। ऑफ पीपल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं ओनर हूँ किसी बिजनेस की और मैं अकेले सब कुछ कर सकती। आपको अपने अंडर काम करने के लिए मैनेजर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, सीईओ चाहिए, और बहुत सारे लोग। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जब लोग बोलते हैं मेरे अंडर में 200 लोग काम करते हैं, मेरे अंडर में 400 पीपल्स काम करते हैं। तो वो सब ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अथॉरिटीज को दूसरों को क्या करें? ट्रांसफर कर दे, ताकि अगर वो एक छोटे से पार्ट पर ध्यान देंगे तो वो इजीली ध्यान दे पाएंगे, पर अगर उनको सब जगह ध्यान देना होगा तो उनके लिए क्या हो जाएगा? एक टफ जॉब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मम्मी पापा को बोलती है कि मैं आज से कुछ नहीं करूंगी, आपको घर भी देखना है, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको बच्चों को नहला के भी जाना है, स्कूल भी भेजना है, ऑफिस भी जाना है, खाना भी बनाना है, घर के हाउस होल्ड सारे काम करना है। इज इट पॉसिबल फॉर फादर? नो। तो आप अपने घर के काम को लिए भी क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो कि मम्मी क्या क्या करेगी। भाई मम्मी हाउस होल्ड वर्क्स करेगी, मम्मी बच्चों को स्कूल भेज देगी, ये सब काम मम्मी देखेगी। दादी क्या करेगी? दादी सब्जियां साफ करती, मार्केट जाएंगी, ये सब काम दादी देख लेंगी। पापा क्या करेंगे? पापा जॉब जाने वाला, अर्निंग वाला काम करेंगे। तो ये सब आपने क्या करा? एक घर को अकेला एक बंदा नहीं चला सकता, उनमें भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। हो सकता है उसमें आपकी भी, आपके फादर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर लियो। जैसे मैं बताऊं, मेरे टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने बोल रखा था कि बेटा आप घर के बाहर के सारे काम करोगे। जैसे मम्मी को कुछ घर में हेल्प चाहिए या कुछ बाहर से कुछ लाना है, सब्जियां लानी है या राशन का कुछ लाना है, तो वो सब मैं करती थी। तो मेरी भी उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक ड्यूटी डिसाइडेड थी। इसी तरीके से आपकी भी होगी। तो वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक अकेला बंदा नहीं चला सकता, इसलिए उसके छोटे छोटे पार्ट करके उसके अंदर मैनेजर या सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिए जाते हैं और उनको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड कर दी जाती है। चलो अब बात करते हैं विद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये आपका हो गया है ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग क्या होता है?
आप सही समझ रहे हो, वर्ड से समझ रहे हैं। स्टाफ, स्टाफ जानते हो ना आप क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होना बहुत जरूरी है। बिना स्टाफ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। स्टाफ मतलब क्या है? स्टाफ मतलब है मैन पावर, लोगों, जो लोग, ह्यूमन रिसोर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग। तो देखिए, एम्प्लॉयज आर आर्म्स एंड लेग ऑफ यूनिट। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में हाथों की और पैरों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना कोई भी ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। वो उसके क्या है? हाथ और पैर है। अब बात करते हैं, स्टाफिंग इज कंसर्न विथ अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। स्टाफिंग क्या है? एक मैन पावर को सेलेक्ट करना है। जो आप मैन पावर, जो ह्यूमन रिसोर्स आप चाहते हो, उनको आप मेंटेन करो, उनको सेलेक्ट करो और उनको क्या करो? मेंटेन करो, उनको सेटिस्फाई रखो। तो वो क्या है? स्टाफिंग है। Where there is a business organization, there will be existence of staff. जहां पे भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे स्टाफ जरूर होगा। Any organization without staff is like a mere skeleton मतलब वो जो हड्डी का ढांचा, राइट? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ नहीं है तो वो एक किसकी तरह होगा? स्केलेटन की तरह होगा, यानी हड्डी के ढांचे की तरह होगा। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ। किसी भी बिजनेस यूनिट की एक्टिविटीज किस पर डिपेंड करती है? उसके स्टाफ पर डिपेंड करती है। स्टाफिंग इज रिलेटेड with requirement of employees for the right position at the right time in a right number with the right क्वालिफिकेशन। मतलब स्टाफिंग में क्या जरूरी है कि रिक्वायरमेंट से पहले, ऑफकोर्स जैसे आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, तो पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, राइट? एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ क्या होता है कि उनको कितने नंबर की जरूरत है, कितने मेंबर्स की जरूरत है काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि घर में काम करने के लिए 4 मेंबर्स की जरूरत है पर हमने 200 रख रखे हैं, वो नहीं होता है। तो पहला डिसाइड करना होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन यू रिक्वायर, व्हाट आर द पोजीशंस यू हैव टू गिव टू दैट पीपल्स, दैट एम्प्लॉयज, व्हाट इज द राइट टाइम टू अपॉइंट दैट पर्सन्स विद द राइट क्वालिफिकेशन। दे शुड हैव राइट क्वालिफिकेशन, तभी उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। It also includes selection, training, transfer, promotion, dismissal, retirement and welfare activities of employees. ये जो employees की training होती है, जो employees का selection होता है, जो employees का promotion होता है, transfer होता है, fire, retirement, वो सब इसके अंदर included होता है। तो ये हो गया हमारा staffing। इतना इनफ है, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ आप वो ध्यान में रखो और थोड़ा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। डायरेक्टिंग हाईएस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आप एक एक पॉइंट में इतना सारा नहीं लिख सकते, इसलिए आपको थोड़ा ही सबका 4 से 5 लाइन याद रखनी है। और आप मीनिंग याद रखो तो आपको लिखने में भी इजी रहेगा, क्योंकि आप मीनिंग याद रखोगे तो आपको पता होगा कि एक्चुअली आपको क्या लिखना है। डायरेक्टिंग, अब डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्शन means directing direction. So direction means to guide, to supervise the employee for accomplishment of object. Object को अचीव करने के लिए आप एम्प्लॉयज को जो गाइडेंस देते हैं, जो वर्कर्स को जो गाइडेंस देते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, उनके वर्क को जो कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग बोलते हैं। यानी आप उनके वर्क को क्या कर रहे हो? डायरेक्ट कर रहे हो, या फिर डायरेक्शन बोलेंगे। In order to achieve predetermined object, it is very important to direct and supervise employee of an organization effectively. किसी भी ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके काम को क्या करो? प्रॉपरली डायरेक्ट करो और उनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल या सुपरवाइज करो। In a business unit, planning is done after defining objective and ideal organization structure is formed. अभी आपने 3 पढ़े। पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लानिंग होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है, यानी ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद स्टाफिंग होती है, ये स्टाफ इज अपॉइंटेड, और उसके बाद आप क्या करोगे? डायरेक्ट करके उनको काम करोगे। मशीनरी आर परचेज, स्टाफ इज अपॉइंटेड इन स्पाइट ऑफ ऑल
ऑल दीज एफर्ट्स बिकम यूजलेस। इन सब के होते हुए भी ये सब एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे इफ द सुपरवाइजर फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन। अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, उनके ऊपर कोई प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं करेगा, तो उनका सारा ये सब ऊपर का सब किया हुआ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जैसे आपको ये पता है कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, ये पता है कि मुझे इस टाइम पढ़ना चाहिए, 12th बोर्ड्स है, पर आपको कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं है, यानी कोई आपको बताने वाला नहीं है कि एक्चुअली आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आपका किया कराया सब काम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप डिसाइड कर रहे हो 80% मुझसे ज्यादा मुझे लाना है, पर कैसे आएंगे, तो मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ना चाहिए, पर दिन में 4 घंटे पढ़ना कैसे चाहिए, दैट इज मोर, कि कोई आपको डायरेक्ट करे कि बेटा आज इस यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, या आज ये पढ़ो। 4 घंटे में ऐसा नहीं है 4 घंटे बैठकर एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, 4 घंटे में हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज दो, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ो, इस चैप्टर में ये चीज ज्यादा मोर वेटेज रखती है तो ये पढ़ो। तो वो प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, डायरेक्शन इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी लाइक टू डायरेक्ट अ सबऑर्डिनेट, टू सुपरवाइज देम, टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, टू फिक्स देयर वर्क, टू मोटिवेट द वर्कर, टू प्रोवाइड लीडरशिप एक्सेट्रा। ठीक है, हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। कंट्रोल क्या होता है कि आप जैसे मम्मी हमारे ऊपर कंट्रोल रखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। मम्मी हमारे ऊपर कंट्रोल रख रही है कि हम फालतू के काम में ज्यादा ध्यान ना दें, हम बाहर ज्यादा ना घूमें, हम फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इंक्लूड नहीं हो, हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो मम्मी टीवी कम देखे, ये सब चीजें कम करे और मोबाइल कम देखे और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, तो वो होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि इन सब के बीच में क्या रखने का, बैलेंस रखने का, इन सब का ध्यान रखने का, तो वो होता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक लास्ट फंक्शन है जो लेकिन आपका हमेशा कैरी ऑन रहना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। The function of controlling is to see whether all the business activities are done with the conformity of planning or not. फंक्शन क्यों जरूरी है, फंक्शन इसलिए कंट्रोल क्यों जरूरी है, कंट्रोल इसलिए जरूरी है ताकि आप देख सको कि सारी बिजनेस यूनिट जो हमने प्लान डिसाइड किया था, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, उस अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय एक्टिविटी एंड टू हैव स्ट्रिक्ट अप्रोच, प्रोविजन एंड पनिशमेंट और फाइन। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में कंट्रोल क्या होता था, कंट्रोल होता था कि आप स्ट्रिक्ट ध्यान रखे किसी का, प्रोविजंस करे पनिशमेंट के, फाइन के, कि अगर आपने ये काम गलत कर दिया तो आप पे इतना फाइन लगा जाएगा, ये गलत कर दिया तो ये किया जाएगा। तो अभी भी किया जाता है कई ऑर्गेनाइजेशन में फाइन पनिशमेंट वाली अप्रोच, लेकिन ये पहले होता था। अब ज्यादातर क्या होता है, आप पे कंट्रोल नहीं किया जाता, आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, मतलब आपको सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर रखते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कीजिए। तो कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन अ मॉडर्न टर्म। तो मॉडर्न टर्म में वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉडर्न टर्म में क्या है, वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्टिविटी। करेक्टिव एक्टिविटी है जो आपको क्या करेगी, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको करेक्ट करेगी कि भाई ऐसे मत करो, इस काम को ऐसे करो तो ज्यादा सही रहेगा। Because the function of controlling is not to restrict the activity but to direct them in a right direction. उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन बच्चों आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन एक्चुअली क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे आप रूफ पे बैठे हैं, टेरेस पे बैठे हैं अपने घर के, बीच में आपके मिडिल लेवल पर आपके फादर बैठे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और नीचे नीचे मम्मी। अब मम्मी पूछ रही है कि बेटा आपको दूध चाय कुछ चाहिए, कुछ ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स वाली बात है, मम्मी की आवाज नीचे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर या टेरेस तक नहीं जा पा रही है। तो क्या होगा, पापा ने अगर सुनी तो पापा बोलेंगे रुको मैं पूछता हूँ, और पापा क्या करेंगे, आपके मैसेज को ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हुआ आप तीनों के बीच में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ मैसेज का। इसी प्रकार से बिजनेस में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारे मैसेज क्या हो सके, जो मैंने कहा वही दूसरों को फॉरवर्ड हो सके। तो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन गिव्स
a sort of an assurance for accomplishment of objective. No works remain incomplete or no work is duplicate, thus the work become easy. कोई भी वर्क दो बार नहीं होता. जैसे मैंने कुछ काम कर दिया, जैसे मैंने मानो चपाती सेक दी घर में और सेक कर टिफिन में रख दी और मम्मी को लगा कि मम्मी मैंने नहीं सेकी और मैंने मम्मी को बताया भी नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं किया मम्मी के साथ और मम्मी ने आके वापस सेकी, तो वर्क क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया. तो ऐसा कोई भी काम डुप्लीकेट ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. हो जाए कोई भी वर्क अधूरा नहीं रह जाए. आप मम्मी को आते ही बोलते हो मम्मी मैंने ये नहीं किया, आप कर लेना प्लीज, तो कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं रह जाए और हर काम इजी वे में हो जाए, इसीलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. चलिए मीनिंग पढ़ते हैं हम. टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी among the different function carried out by the different department in the business is called coordination. जो आपस में आप different functions को carry out करते हो, एक दूसरे से पूछ के, उसको क्या बोलते हैं, coordination बोलते हैं. Characteristics क्या है coordination के, तो coordination is required for all activity, हर लेवल पे जरूरी है, all activities में जरूरी है. right from planning to controlling. पहली एक्टिविटी क्या थी हमारी, प्लानिंग थी, तो प्लानिंग से लेकर कहाँ तक, कंट्रोलिंग तक. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो वहां तक, डायरेक्टिंग, यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है. और बच्चों आपको ये जो स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये आपको स्टेप में याद करना है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए. Therefore, management process is not possible without coordination. बिना coordination के management process complete नहीं हो सकती. Coordination is required at every level of management. हर level of management पे required है. मैंने अभी आपको बताया था. Success of a coordination depend upon effective communication. Proper communication होना चाहिए. मैंने आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं, यानी डायरेक्टर ने सुपरवाइज मैनेजर्स को कुछ और बोला, मैनेजर्स को कुछ बोला, मैनेजर्स आधी चीज भूल गए और नीचे आके एम्प्लॉयज को कुछ और बोल रहे हैं, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ. आपका मैसेज क्या हो गया, बीच में उसमें बैरियर्स आ गए. आपने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बैरियर्स, नॉइज. अगर ऐसा कुछ आ गया और प्रॉपरली मैसेज सुनाई नहीं दिया, तो वो नीचे तक मैसेज क्या जाएगा, रॉन्ग जाएगा और आपका काम सक्सेसफुल नहीं रहेगा. कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉपरेशन. कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपर कॉपरेशन होना जरूरी है. कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम बिजनेस रिसोर्सेज जो है उनका टॉप लेवल तक यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी का एक पार्ट है. देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड सोल ऑफ अ मैनेजमेंट. आत्मा माना जाता है मैनेजमेंट का. इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन के, अभी आपको बताया. ये सब जो मैनेजमेंट के फंक्शंस थे उनमें लगता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शन, उनको फंक्शन करता है कि लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, उनको क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है. कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटी इन इजी मैनर. हर बिजनेस एक्टिविटी को वो क्या करता है, स्मूथली फ्लो करता है, यानी इजी मैनर में कैरी ऑन करता है. कोऑर्डिनेशन डज नॉट लीव वर्क इनकम्प्लीट. अपने वर्क को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने जो आपको कोऑर्डिनेट किया, सामने वाले ने एम्प्लॉयज को जो कोऑर्डिनेट किया, अगर वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होगा तो वो वर्क आसानी से हो जाएगा और काम इनकम्प्लीट नहीं होगा. पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल इफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज देयर. कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मोनी अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मेंटेन करता है हार्मोनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में. कोऑर्डिनेशन इनेबल्स टू मेंटेन अ बैलेंस. कोऑर्डिनेशन ट्राई करता है, इनेबल करता है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में क्या हो सके, बैलेंस मेंटेन हो सके. टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म ऑन प्रॉपर टाइम, यानी डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट है उनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सके, प्रॉपर टाइम पर परफॉर्म हो सके. कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ धक्का देता है. चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट.
फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम करता है, तो मैनेजमेंट काम करता है, पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी टू प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस फॉर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लाएगा, काय के लिए, सेल करने के लिए, इसीलिए तो बोला है प्रोड्यूसर्स से कहां तक, कस्टमर तक। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड विथ मनी, यानी वो गुड्स सेल करेगा और उसके अगेंस्ट में क्या ले लेगा, आपसे मनी लेगा। एज वेल एज मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं वो मार्केट रिसर्च भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड ढूंढते हैं, सेल्स कैसे करनी है वो ध्यान रखते हैं, सेल्स, प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस, इन सब का वो ध्यान रखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कस्टमर या कंज्यूमर्स की नेसेसिटीज की, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उस अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से अगर आप ये वाले प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाओगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सोल्ड आउट होगा। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस में एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ऐसे तो फिर इफेक्टिव रोल सबका अपना अपना पोजीशन है, पर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करने में। इट इज कन्वर्टेड इनटू गुड और सर्विस एंड देन दीज गुड और सर्विस आर फाइनली मेड अवेलेबल टू द कस्टमर को अवेल कर दिया जाता है, और कंज्यूमर और यूजर, जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, यूजर्स है उस प्रोडक्ट के, उनको वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है। थस इट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर की पर्टिकुलर नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और ग्रुप ऑफ सच पीपल। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके और साथ साथ उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। इसके साथ साथ वो सोशल इंटरेस्ट ऑफ सोशल पीपल्स की भी ध्यान रखता है, सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पढ़ा था मैंने, उनका भी वो ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, पीपल्स को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, सोसाइटी को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। फंक्शंस क्या आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो फंक्शन आप ऐसे याद रख सकते हैं 3P। 3P क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो P यानी प्रोडक्ट मिक्स यानी प्रोडक्ट, तीसरा P यानी प्राइस, और तीसरा P है आपका प्रमोशन। तो 3 P's आप याद रख लीजिए। और एक इसके साथ वैसे ही समझ में आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट का क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो 3PD ऐसे याद रखिए, 3PD। तो 3P कौन कौन से, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि द डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क आफ्टर सेल, सर्विस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वो होता है प्रोडक्ट मिक्स की आपको कौन से नए प्रोडक्ट लाने हैं और कौन से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं वो उनका कलर क्या होना चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए, उनका वेट क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग, पैकिंग, गारंटी, वो सब कैसे होना चाहिए, तो वो ध्यान रखा जाता है प्रोडक्ट मिक्स में। प्राइस मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा जाए कि वो ना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़े कस्टमर्स को और ना हमें ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो। तो इन मॉडर्न टाइम कंज्यूमर एक्सपर्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड एट अ रीजनेबल रेट, मतलब उन्हें क्वालिटी भी चाहिए कंज्यूमर को और रीजनेबल रेट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हो पर आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस कर रहे हो तो सिर्फ जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं खाली वही खरीद पाएंगे, तो आपके प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और एक रीजनेबल रेट भी रखनी है। तो वो प्रोडक्ट प्राइस जो डिसाइड करते हैं वो कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि वो होलसेलर, एजेंट, रिटेलर्स किनको भेजना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, होलसेलर अपॉइंट करना है, रिटेलर्स को बेचना है या फिर एजेंट रखना है या वो घर घर जाकर जो सेल करते हैं उनको करना है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इन सब का ध्यान रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि डिस्ट्रीब्यूशन का साइज कैसा होना चाहिए और स्कोप क्या है बिजनेस यूनिट का, वो सब डिसाइड होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रमोशन यानी आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जाए, यानी कैसे लोगों को अवेयर हो कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और ये प्रोडक्ट हमारी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो जैसे आपने देखे ही होंगे कई प्रोडक्ट जब मार्केट में न्यू आते हैं तो उनका फ्री सेलिंग किया जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट पहले से सेल हो रहा है तो उसके साथ उसको फ्री लगा दिया जाता है ताकि
लोगों को उसके बारे में पता चले। जैसे शैम्पू की बात करें तो शैम्पू के पाउचेस घर घर जाकर लोग फ्री देते हैं कि आपको सिर्फ नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखवाओ और 3 पाउचेस फ्री। या फिर कई बार होता है कि एक बकेट के साथ 2 पाउच फ्री, या एक इतने के साथ ये फ्री। तो वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिसीज प्रमोशन के डिसाइड की जाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा। और प्रमोशन मिक्स के ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आपको सब चीजों का ध्यान रख के, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट को हर चीज का ध्यान रख के प्रमोशन वाली एक्टिविटीज ध्यान में करनी चाहिए। चलिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है जो ह्यूमंस को अपॉइंट करता है, जो आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कौन से पोजीशन पर रखने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज उनसे द्वारा करवानी है, तो ये सब ध्यान रखता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपने सुना भी होगा ऑफिस में एचआर नहीं है क्या? एचआर होगी ऑफिस में, उनसे मिल लीजिए, वो देख लेंगे कि वहां पे जगह है या नहीं है उस बिजनेस में। तो वो एचआर, एच मतलब ह्यूमन, आर मतलब रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Every business unit take care of its assets like land, building, machinery, furniture, vehicle. इन सब का तो वो ध्यान रखते हैं। Employees working in a business unit is a live asset. ये ध्यान रखना, जो employees business में काम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? live asset होते हैं। वो भी business की क्या है? asset है। Therefore it is necessary to take care of them. उनका ध्यान में रखना, उनको भी business के लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका assets का ध्यान रखना है, यानी land, building, machinery का ध्यान में रखना है। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि सक्सेस किसी भी बिजनेस का किस पर डिपेंड करता है? उसके एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन इजीली एंड सक्सेसफुली अचीव इफ देयर नीड्स आर सेटिस्फाई। अगर उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनके साथ प्रॉपर बिहेव किया जाए, उन्हें प्रॉपर सैलरी वगैरह प्रोवाइड किया जाए, उनका प्रॉपर टेक केयर किया जाए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे और आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव फटाफट अचीव हो जाएगा। ड्यू टू सच केयर, एंथुसियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ ओन सेल्फ अमंग एम्प्लॉय डेवलप्स। इसके द्वारा क्या होता है? एम्प्लॉयज में लॉयल्टी की फीलिंग होती है, हार्ड वर्किंग की फीलिंग होती है और वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। इट इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, लाइक, डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी एक्सेट्रा ऑफ एम्प्लॉयज की वो नॉलेज को, उनकी प्रोफिशिएंसी को, उनकी इंटेलिजेंसी को, लाइक, डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, उनका नेसेसिटी, इन सब का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ध्यान में रखता है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मानो एक व्यक्ति के पास सीए की डिग्री है और उसको मैंने अकाउंटिंग करने बैठा दिया है। अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो मेरे को लगेगा कि ठीक है, अभी जो काम खाली है उसको वो दे दो। पर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो वो ध्यान रखेगा कि अगर उस बंदे के पास ये वाली स्पेशल नॉलेज है तो हम उससे अकाउंट्स का खाली काम नहीं, उससे हम बहुत अच्छे काम करवा सकते हैं, तो उससे हम थोड़े हायर लेवल के काम करवा सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही काम होता है कि ध्यान रखा जाए कि आपकी जरूरत कहाँ पे है, आपके पास कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज को कहाँ प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन एचआर करता है, ट्रेनिंग देगा, प्रमोशन, डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनेबल्स टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव by way of integrating them with individual objective and business objective। मतलब वो क्या करता है? मेरा इंडिविजुअली जो ऑब्जेक्टिव है उसको कोशिश करता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाए और दोनों को क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे, यानी दोनों को एक कर दे कि मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही बन जाए और मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूं। बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मैनेज करना, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए उनको प्रॉपर मैनेज करना। एज दे आर वैल्यूएबल एसेट, वो उस तरीके से ध्यान रखते हैं कि वो बिजनेस की एक वैल्यूएबल, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो बिजनेस की एक एसेट है। इट प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, ये भी पढ़ा ही था आपने कि वो उनको प्रॉपर एम्प्लॉयज वगैरह को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उनके डेवलप एंड थस डेवलप
पर्सनल फॉर द जॉब, और उनको जॉब के लिए डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और उनको राइट पोजीशन देते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको, एग्जांपल देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर एक चार्टर्ड अकाउंट जिसके पास स्पेशल नॉलेज है सीए की, अकाउंट्स की, उसको मैं अगर अकाउंट्स में बैठा दूं, अकाउंट्स जर्नल एंट्री करने में बैठा दूं, तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए सही नहीं होगा। तो ये कौन ध्यान रखेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ध्यान रखेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो तो लेबर टर्नओवर क्या किया जा सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है। एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ कंपनी। और फिर एम्प्लॉयज क्या करते हैं? कुछ एम्प्लॉयज तो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए रहते हैं। As part of human resource management, conducive atmosphere is provided to the employee. Proper atmosphere human resource management के द्वारा employees को एक proper atmosphere दिया जाता है, ताकि जिसमें वो बहुत अच्छे से काम कर सके और अपनी efficiency को boost कर काम कर सके। Importance क्या है human resource management के? Efficiency ऑफ एम्प्लॉय टेंड टू इंक्रीज, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है बिजनेस की, बिजनेस प्रेस्टाइज इज मेंटेन, बिजनेस की जो इंपॉर्टेंस है वो मेंटेन रहती है, हायर स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विस इज मेंटेन, हायर स्टैंडर्ड मेंटेन होता है गुड्स में और सर्विस में। फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज डेवलप, मतलब एम्प्लॉयज में क्या होता है? फीलिंग आती है कि हम सब क्या है? एक हैं और हम सबको एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। फिर रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, रिडक्शन होता है लेबर टर्नओवर रेट, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉयज को। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स काम करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? अब नाम से ही समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो ध्यान रखता है कि आपके बिजनेस को कितने फाइनेंस की जरूरत है और आपके बिजनेस को कब फाइनेंस की जरूरत है। तो फाइनेंस इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। पैसे की तो ऑफकोर्स हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस मतलब पैसा। तो नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। स्टैब्लिश करने में भी जरूरत होगी, अगर आपको डेवलप होना है तो भी जरूरत होगी, बड़ा करना है अपने बिजनेस को तो भी जरूरत होगी, और नए मशीन्स लाने, नए तरीके से काम करना है तो आपको नए मशीन चाहिए होंगे और उसमें भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंस मैनेजमेंट डील विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी किस फाइनेंस की जरूरत है, कितने फाइनेंस की जरूरत है, कहाँ से लेना है, क्या मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो हमें दे रहा है फाइनेंस वो हमें किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, ये सब कौन ध्यान रखता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान रखता है। तो फाइनेंशियल फंक्शन मींस फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन ऑफ कैपिटल। देखिए कैपिटल को कैसे प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाए कि उस पे इंटरेस्ट कम से कम हो सके। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स, कि हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है उसको एस्टिमेट करता है। टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कि कहाँ से फाइनेंस कैपिटल लिया जा सकता है, कितने टाइम के लिए लेना है, उसका क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग बजट बनाता है। बजट बनाने के बाद उस फंड को प्रॉपर्ली अलोकेट करता है, भाई किस डिपार्टमेंट में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। टू सेलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, कि कहाँ से लेना है, एक्वायर कहाँ से करना है कैपिटल को। टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि क्या प्रोसीजर होगी कि अगर हम यहाँ से बैंक से कैपिटल लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगी। टू सी दैट द अक्वायर्ड फंड आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज, की जो आपने फंड अक्वायर किया है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा रहा है ना। टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज को फॉर्म करना। टू प्लान फॉर टैक्सेस को प्लान करना। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट का प्रॉपर्ली अरेंज करना। अब आज का लास्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक जो सब एक्टिविटीज हो रही है उन सब का ध्यान रखता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या काम करता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तो बनाने तक जो भी एक्टिविटी होती है उसको कन्वर्ट करने तक की जो भी एक्टिविटी होती है उस पर ध्यान रखता है
प्रोडक्शन मैनेजमेंट। गुड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज प्रोडक्शन। उसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द कैपेबल ऑफ सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड। वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? ध्यान रखता है कि जो गुड्स बन रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हो, वो इस तरीके की हो कि कंज्यूमर को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग एंड कीपिंग कंट्रोल। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला प्रोडक्शन प्लान को डिसाइड करेगा, तो टू डिसाइड प्रोडक्शन प्लान, टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, टू सेलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और इसके साथ अगर ये वाली चीजें आ रही है तो ये भी इसके साथ बन सकती है इजीली और आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट मिक्स मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सअप। टू सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, कि आपको कौन से प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि एफिशिएंटली वर्क हो सके, और कौन कौन सी मशीनरी यूज करनी चाहिए। To take decision regarding selection of location as well as layout, कि आपका प्रॉपर लोकेशन का सिलेक्शन हो जहाँ पे आप फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन का काम कर सकते हो, और उसका लेआउट करना। सॉरी स्टूडेंट्स। टू एस्टिमेट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, एस्टिमेट करता है कि हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ हमें क्या अदर और चीजें चाहिए प्रोडक्शन के लिए। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन के ऊपर क्या रखने का? कंट्रोल रखने का। ऐसा नहीं कि मार्केट में प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। जैसे अभी की सिचुएशन बताऊं, अगर लॉकडाउन में कोई कंपनी बहुत धमाके से काम करेगी कि अभी लॉकडाउन है और बनाई जाएगी, तो उनको नहीं पता उनका मार्केट में प्रोडक्ट कब सेल होगा, और वो बनाई जाएगी तो फिर वो प्रोडक्ट का एक्सपायरी होने की या प्रोडक्ट के सेल नहीं होने की, तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए प्रोडक्शन पे क्या रखना होता है? कंट्रोल करना होता है। टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी का ध्यान रखना होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपरली क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है या नहीं है। टू अंडरटेक एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखना होता है, कॉस्ट पर ध्यान रखना होता है कि हमारी प्रोडक्शन में इतना भी पैसा खर्च नहीं हो जाए कि हम कंज्यूमर्स को रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं कर सके। और टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में किस हिसाब से चेंजेस लाया जाए ताकि उसके मेथड को क्या कर लिया जाए? सिंप्लीफाई किया जा सके। होप, तो ये आज का चैप्टर खत्म है। होप स्टूडेंट यू लाइक दिस सेशन। और आपको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इस वाले सेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप ये सेकंड पार्ट देखिए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you students. Please like my channel, subscribe my channel. This gives you proper direction in your studies. Thank you students.